अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो है फिस्कल पॉलिसी पे। इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी को गौर से देखा था, आईएसएलएम कर्व भी देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी भी देखा थी। ठीक है। और ये भी देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जब लेस डेवलप्ड कंट्रीज में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है उसमें क्या-क्या मसाइल होते हैं। तो इसी तरह जैसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, इसी तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है? तो अब ये याद रखना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो जो ईयरली बजट्स होते हैं उसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दिखाती है ना हुकूमत, तो वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है फिस्कल पॉलिसी को। ठीक हो गया? इसी तरह जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। अब इसको ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हम ज़रा देखते हैं, थोड़ा-सा रिविज़न भी करते हैं जो आपका आईएसएलएम है। तो मैं अभी सबसे पहले आपको वो आईएसएलएम वाला जो मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ मिड टर्म से पहले, तो उस पे जो मैंने आपको नोट्स दिए थे और लेक्चर था, तो उसका मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से ताकि हम रिवाइज कर लें। इस तरह हमें मॉनेटरी पॉलिसी जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था और फिस्कल पॉलिसी जो आज पढ़ाने लगी हूँ, दोनों चीज़ों को इन डेप्थ समझने में आसानी हो जाएगी। सो अ, हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे, अ, हम सबसे पहले देखेंगे अ, ये ओके है कोर्स ठीक हो गया। ठीक है, ये आईएसएल। हुँ, हाँ, ये ज़रा देखो इसको गौर से, ठहरो मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ठीक? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आईएसएलएम का, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। अच्छा, ये मनी मार्केट है, ठीक है? मनी मार्केट है ये। और मनी मार्केट को बड़ी डिटेल से हमने उसकी डिमांड और सप्लाई साइड को देखा है, ठीक है ना? तो डिमांड एंड सप्लाई, ये बॉन्ड्स मार्केट को चलें, अगर आप एसेट्स मार्केट को थोड़ा सा साइड पे भी कर देते हैं, तब भी मनी मार्केट को तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में देखा है। इसको मैं देखती हूँ मैंने कितना इसको और पढ़ाना है, लेकिन ये वाला तो कंपोनेंट इसका हमने देखा है। इस पे मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वो है जिसके अंदर जो है वो क्रेडिट को मॉप अप किया जाता है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो लिमिटेड रखी जाती है, कंट्रोल्ड रखी जाती है, और एक्सपेंशनरी वो है जिसके अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो ज़्यादा मनी क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो दैट पार्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट। एंड ऑन द अदर साइड जो कि ये गुड्स मार्केट जो आईएस के साथ रिलेटेड है, वो है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है, कि गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट किस तरह बढ़ाती है, फिर अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको किस तरीके से जो है वो मीट करती है, क्या बोरोइंग करती है, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज से, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, ठीक है, किस तरीके से वो फंड्स को मोबिलाइज करती है, और फिर गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली यूज कैसे करती है। और अगर टैक्सेशन है तो उसका अलग एक मसला है, बिकॉज वो टैक्सेशन किस हद तक जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी तरह स्टेबिलिटी वगैरह, उसको अचीव करने के लिए किस हद तक वो टैक्सेशन को यूज करती है, वो सारी चीज जो है ना वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जो आईएसएलएम मॉडल है वो ये शो करता है कि इन दोनों मार्केट्स को इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसी चीज है जो इन दोनों मार्केट्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों जो है वो उनका एक इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी। और इंटरेस्ट रेट ही जो है वो एक ऐसा बीच का आप कह लें वेरिएबल है जो कि दोनों को इम्पैक्ट करता है, तो दोनों को हम इकट्ठा समझने के लिए बीच में हमारे इंटरेस्ट रेट्स आते हैं। लेकिन
जो दूसरी चीज़ कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, वो है ये इनकम वाला, जो मैंने पहले भी बताया था जीडीपी है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी भी जीडीपी पे इम्पैक्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी जीडीपी पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है? और ये जीडीपी यानी कि आपकी आउटपुट आउटपुट आपकी टोटल टोटल प्रोडक्शन को भी यही चीज़, ये जो इनकम वाला पोर्शन है, यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यानी फिस्कल पॉलिसी भी इम्पैक्ट कर रही है टोटल प्रोडक्शन को, और मॉनेटरी पॉलिसी भी इम्पैक्ट कर रही है टोटल प्रोडक्शन को। ये है पर्सपेक्टिव केन्जियंस का। ठीक है, ये है पर्सपेक्टिव केन्जियंस का कि फिस्कल पॉलिसी भी इनका जो है वो आउटपुट को, प्रोडक्शन को, टोटल आउटपुट को, टोटल इनकम को, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो है ना, तो चाहे इनकम कह लो, चाहे प्रोडक्शन कह लो, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर कह लो, उसको इम्पैक्ट करती है फिस्कल पॉलिसी भी, और उसको इम्पैक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी भी। यानी कि इनका ये ख्याल है कि जो केन्जियंस हैं, उनका ये ख्याल है कि जो 5 ईज़ आपने पढ़े थे, पहली बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने 5 ईज़ पढ़े थे ना? उसे रिकॉल करो ज़रा, क्या थे? अम, इकोनॉमिक ग्रोथ था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रेज़िलियंस की बात कर रहे थे, फिर हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, फिर आपकी इफेक्टिव एलोकेशन की, ठीक है? तो उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट की, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे ना, वो सारे गोल्स को अचीव करने के लिए केन्सियंस का ये ख्याल है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ही 2 टूल्स हैं, ये इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑफ कोर्स जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो उसके साथ एग्री नहीं करते। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनको कई दफ़ा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि अभी भी एग्री करते हैं थिंकिंग से एडम स्मिथ के, जो आजकल के हैं वो 20th सेंचुरी के, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो एडम स्मिथ वाली है, उसको कई दफा न्यो क्लासिकल भी लिटरेचर के अंदर कहा जाता है। तो वो बॉटम लाइन ये है कि वो कहते हैं ये बकवास है, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कोई चीज नहीं होती। जरा उनका पर्सपेक्टिव ज्यादा क्लियरली समझने के लिए इसको देख लो, ये मैंने अपने हाथ से डायग्राम बनाया है दोबारा से ना, इसको समझने के लिए कि आफ्टर ऑल कौन से व्हाट आर द रीजंस, किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं न्यू क्लासिकल्स और न्यो क्लासिकल्स कि जी ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज, if it has an impact that is negative, otherwise it is simply ineffective and bakwas. तो that's what they say, ठीक है? तो इसका ज़रा मैं आपको, क्योंकि ये मैं बार-बार बात करती थी मॉनेटरी पॉलिसी के वक़्त पे भी, और मैंने उसका डायग्राम नहीं बनाया था, तो अब मैंने डायग्राम भी बनाया है, तो आप ज़रा उसको देखें। अच्छा जी, लेट्स सी। हाँ, ये ठीक है, इस डायग्राम को हम ज़रा गौर से देख लेते हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। लो जी, ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द केन्सियंस, ठीक है? तो जो ये जो डायग्राम है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद उसकी क्या है? उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से ये है कि जी एलएम कर्व जो है, जो कि बना हुआ है बेसिकली मनी डिमांड और मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई फिक्स्ड होती है, मनी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और उसकी उसने रीजंस पीछे पूरे दिए थे कि जी मनी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो क्यों होती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट और जब आपकी इनकम की बात हो रही हो, तो मनी डिमांड जो है वो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा, अगर अब मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? या इंटरेस्ट रेट कम हो, या मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं ना। अब वो मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ैक्टली कैसे किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि वो जो है ना, वो आपकी मनी सप्लाई को वो बढ़ा सकता है यूज़िंग ओएमओ या रिज़र्व रिक्वायरमेंट, या उस उसके जो सारे मेजर्स हैं।
उससे वो मनी सप्लाई बढ़ा सकता है। तो ये LM से LM कर्व जो है ये डाउनवर्ड आएगा अगर मनी सप्लाई बढ़ाता है और उसकी एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, तो LM कर्व इस तरफ आएगा। अब अगर LM कर्व नीचे की तरफ आता है और IS जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ कम होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी जो है वो मनी सप्लाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ये एक पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट कम होगा अगर सिर्फ मनी सप्लाई जो है वो बढ़ी जाए, और वो भी तब जब रिक्वायरमेंट हो, मतलब इनकम बढ़ रही हो, इनकम जो है वो बढ़ रही है और उसमें पोटेंशियल है बढ़ने का। केन्जियंस यही कहते थे ना कि जी इनकम में पोटेंशियल है बढ़ने का, तो आप मनी सप्लाई बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली वो अपना पोटेंशियल अचीव कर लेगी, ठीक है? इनकम में पोटेंशियल है बढ़ने का, अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना पोटेंशियल अचीव कर लेगी, ठीक है? और वो यहाँ पे यही शो कर रहा है। अब देखो एएस और एडी कर्व में जो फर्क है ना, नीचे तो दोनों के इनकम ही है। ISLM में इधर इंटरेस्ट रेट होता है और ASAD में इधर प्राइसेस लेवल होता है, प्राइस लेवल होता है, ठीक हो गया? तो जब प्राइसेस का भी आप देखो, अच्छा, अब एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि जी अगर हम इस बात को मान भी जाएं कि हाँ जी ठीक है, पोटेंशियल पे नहीं था, बिलो पोटेंशियल था, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी जो है वो आपकी इनकम, आपकी GDP जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो। लेकिन लेकिन while as interest rate is falling, yet आप इधर देख सकते हो कि prices are increasing, which means it's inflationary. Even if the monetary policy, even if we consider this case that it can increase GDP, तो तब भी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशनरी तो जरूर होगी। अगर वो एक्सपेंशनरी है तो वो जरूर होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन को झेलना डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत मुश्किल है। और अगर हम इस बात को मान भी लें कि अगर आपकी जो पॉलिसी है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, तब भी इन्फ्लेशन तो उसने बढ़ानी ही बढ़ानी है अगर वो वाकई एक्सपेंशनरी। इसलिए मैंने क्या बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली यूज किया जाए, ताकि ये है कि उससे अननेसेसरीली इन्फ्लेशन जो है वो ना बढ़े, अननेसेसरीली इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो उसको उसको जो है वो एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी को दोनों को मिला के यूज करना पड़ता है ताकि अननेसेसरीली इन्फ्लेशन ना बढ़े। क्योंकि even if we agree that monetary policy is effective, which the Keynesians say it is in the short run because it helps you achieve your potential output, तब भी इन्फ्लेशनरी वो होती है, ठीक है जी। अब अब ये जो केस है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, जो क्लासिकल्स थे वो कहते थे कि जी ये सब बकवास है, इसलिए क्योंकि ये एएस कर्व जो है, ये देख लो ना, इस इधर तो हमने इसको अपवर्ड राइजिंग बनाया है, अपवर्ड राइजिंग भी हो सकता है और इन द वेरी शॉर्ट रन केन्स कहता था कई दफा वो बिल्कुल फ्लैट भी हो जाता है, व्हिच मींस जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उतनी बेतहाशा इनकम भी बढ़ सकती है, वो मतलब इन द वेरी वेरी शॉर्ट रन, दैट्स व्हाट केन्स यूज्ड टू से कि आइदर इट्स अपवर्ड राइजिंग या इन द वेरी वेरी शॉर्ट रन इट्स इवन फ्लैट। अब फ्लैट बना के देखो ना, फ्लैट अगर बन जाए तो देखो कितनी सारी जो है आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो या तो फ्लैट है या अपवर्ड राइजिंग, ये कीन्स कहता था। तो वो जो क्लासिकल केस है वो कहते हैं नहीं, दिस इज बकवास। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज दैट द एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ लिख दो ना एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ नहीं है, एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई ऐसा नहीं है, ना ही वो फ्लैट है ना ही वो अपवर्ड राइजिंग है, नो नो नो, इट्स सिंपली वर्टिकल। एंड इफ इट इज वर्टिकल देन सोचें कि वो कहता है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी करके मनी सप्लाई बढ़ा के किया क्या कि आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। क्योंकि क्लासिकल्स, न्यू क्लासिकल्स यही कहते हैं कि जो आपका
یہ پوٹینشیل ہے، یہ نہیں بڑھایا جا سکتا، نہ ہی یہ جو ہے یہ AS جو ہے یہ اپورڈ سلوپنگ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں اٹس ورٹیکل، اور پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ پوٹینشیل جو ہے وہ کم سے کم حکومت اور اسٹیٹ بینک اس کو نہیں چینج کر سکتے، وہ اور فیکٹرز چینج کرتے ہیں، نئے ریسورسز نکل آئے، آپ کی لیبر جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے، اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی لیبر پروڈکٹیو ہو جائے، آپ کی ٹیکنالوجی امپروو ہو جائے، جو کہتے ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کلاسیکلز کا، غلط بھی ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ جی نہیں یہ ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو سکتا. سو دیرفور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ آپ نے حرکتیں کر کے، مانیٹری پالیسی کر کے آپ نے بڑھا تو دی اپنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ، لیکن اسے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑا، وہیں کی وہیں کھڑی ہے آپ کی انکم، اور پرائسز بڑھ گئی، یعنی انفلیشن ہو گئی اور آپ کی نہیں بڑھی، آپ کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھی. اب یہ تو آپ آبزرو کریں، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کے ملک میں کیسا ہے، ٹھیک ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ آپ کینزینس کا ساتھ دو یا آپ کلاسیکلس کا ساتھ دو، بٹ ایز این اکانومسٹ آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بناؤ کہ یار کون سا آرگیومنٹ زیادہ سالڈ لگتا ہے، ٹھیک ہے. سو مجھ سے مت پوچھیں کہ مجھے کون سا لگتا ہے، نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو. یہ دونوں آرگیومنٹس ہیں، اٹ از اپ ٹو یو ٹو سے does this sound more solid or does this sound more solid to you. تو وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے نا یہ آرگیومنٹس یہ ڈفرینٹ سرکلز کے اندر ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، اور مانیٹری اور فسکل پالیسی جو ہے وہ اس کے بیچ میں ہی جو ہے وہ کہیں تھوڑی بہت گھومتی پھرتی رہتی ہے. سو مانیٹری پالیسی افیکٹونیس کینز کہتا تھا، اور اس کی ریزن دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے. مانیٹری پالیسی اور یہ سوچ لیں ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی سے آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے، لیکن ایون اگر وہ افیکٹو ہو، اور ہم کلاسیکلز کی بات نہ مانیں، ایون اگر وہ افیکٹو ہو تو پرائسز تو اس میں بھی بڑھے گی. کلاسیکلز کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بکواس ہے یہ، اور آپ کی صرف یہ مانیٹری پالیسی کو اڈاپٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی سمپلی پرائسز بڑھ جائیں گی، انکم کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا سملرلی اب یہ ان افیکٹونیس، اچھا کلاسیکلز جو ہے وہ یاد رکھو کہ وہ دونوں ہی پالیسیز میں اگری نہیں کرتے، نہ وہ مانیٹری پالیسی میں اگری کرتے ہیں اور نہ وہ فسکل پالیسی میں اگری کرتے ہیں. میں نے جو ہے وہ اسی لیے اسی پیج کے اوپر دیکھو فسکل پالیسی نیچے کی طرف بنایا ہے، اور وہ اور جو کہ کلاسیکلز کا کیس ہے وہ ایک ہی بنایا ہے، اس لیے کیونکہ ان کے لیے تو یہی کیس ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ مانیٹری پالیسی سے بڑھی ہے. بائی دا وے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بڑھانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک فسکل مانیٹری پالیسی جو میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ منی سپلائی کو بڑھائیں، یوزنگ اینی ٹول آپ منی سپلائی کو بڑھائیں. اور اس کا دوسرا طریقہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بڑھانے کا اکارڈنگ ٹو کینز از فسکل پالیسی. فسکل پالیسی کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایکسپینڈیچر بڑھائے اور انویسٹ کرنا شروع کرے ان دی مطلب پبلک گڈس کے اندر انویسٹ کرنا شروع کرے، تو یا اپنے گورنمنٹ کا جو ہے وہ سپینڈنگ بڑھائے. اب سپینڈنگ کہاں سے بڑھائے گی؟ حکومت سپینڈنگ کہاں سے بڑھائے گی؟ ظاہر ہے بوروئنگ کرے گی نا، ٹیکسیشن کرے گی نا، تبھی تو سپینڈنگ بڑھے گی نا. تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ سپینڈنگ کر کے اور ٹیکسیشن وغیرہ کر کے کسی طرح انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور گورنمنٹ اور ایکسپینڈیچر اور ایکسپورٹس کو دیکھو. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں آپ کا، ایک تو کنزمپشن ہے، انویسٹمنٹ ہے، پھر آپ کا گورنمنٹ ہے، اور پھر آپ کا ایکسپورٹس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ اپنی سپینڈنگ بڑھائے گی تو یہ چاروں کمپوننٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے. گورنمنٹ کا کمپوننٹ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، اسے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا کنزمپشن پہ بھی، انویسٹمنٹ پہ بھی، اور ایکسپورٹس کے اوپر بھی. سو دیئرفور اگر گورنمنٹ اپنی سپینڈنگ بڑھائے، لیکن آن دی ادر ہینڈ سپینڈنگ بڑھائے گی کہاں سے؟ اس کو یا تو ٹیکسیشن بڑھانی پڑے گی، یا بوروئنگ بڑھانی پڑے گی، یا کوئی دوسرا طریقہ جو کہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے. زیادہ یہی ہے کہ یا وہ ٹیکس بڑھائے گی یا وہ بورنگ بڑھائے گی. ان بوتھ کیسز جو اس کی افیکٹونیس ہے وہ جتنا وہ اچیو کرے گی اتنا ہی وہ لوز بھی کر دے گی. تو اس لیے یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ دیکھیں، اگر تو فسکل پالیسی اڈاپٹ کی جائے، فسکل پالیسی وہ پالیسی ہے جو کہ آئی ایس کرو کو، یہ بھی آپ ڈیفائن یا نہیں لکھا ہوا لیکن بعد میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں.
Fiscal policy is a policy um, which will move the IS curve upward. ठीक है, which will move the IS curve upward, वो fiscal policy है. तो fiscal policy क्या है कि वो upward move करेगी. अब क्या हुआ, अब अगर फिजिकल पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाई, वो आ गया यहाँ, ये हो गया आईएस कर्व नजर आ रहा है, ठीक हो गया. अब देखो इसकी वजह से इस डायग्राम में हमें नजर आता है कि ये बढ़ गया, ये आपका वो तो बढ़ गई, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आ गया. इसको, इस चीज को, ये जो अपवर्ड प्रेशर है, इसको जो आपके क्लासिकल्स हैं वो कहते हैं ये क्राउडिंग आउट है, इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी कि सारे के सारे फंड्स तो मार्केट से हुकूमत उठा लेगी अपनी स्पेंडिंग करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कहां से पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है, इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, कि जी वो तो सारा पैसा, इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा. तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस जिन्होंने रन करना था और वाकई इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को बढ़ाना था, उनके पास जो अब फंड्स हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट पे उनको हासिल करने पड़ेंगे. इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट. ठीक है, तो ये इतनी एफर्ट की क्या कि हुकूमत ने जो है वो बढ़ाया अपना अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाया, लेकिन स्पेंडिंग को बढ़ाने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं. रियल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आ सकता है, व्हिच कैन क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो ये एक इसके खिलाफ जो है वो जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है उसके अगेंस्ट एक ये आर्गुमेंट है जो कि न्यू क्लासिकल्स देते, क्राउडिंग आउट वाला, कि अगर हम इसको बिलीव कर भी लें, इसको अगर हम बिलीव कर भी लें, तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज की वजह से क्या होगा कि आपकी क्राउडिंग आउट होगी. अच्छा, अब इसको जब हम ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल देखो वही वाली चीज है, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं ऑन टू दी प्राइस, इस तरफ प्राइस लेके और इस तरफ जीडीपी लेके, टू लुक एट इट इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इधर लिख लेना एग्रीगेट सप्लाई, तो वो एग्जैक्टली ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली एक ही बन रही है. ठीक है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों एक ही चीज नजर आ रही है. ये इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. इन दिस फ्रेमवर्क इन दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. और क्योंकि क्लासिकल्स ये कहते थे कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसके बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिस्कल पॉलिसी को भी उतना ही गलत समझते हैं जितना कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस व्हिच इज द क्लासिकल केस. ठीक है, तो दिस इज द थिंग अबाउट द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, that what is the Keynesian perspective. They say that both of these can increase the output, but remember that would be at the cost of inflation. And they say the classical say that no, these two policies are useless, and they will, oh, yes, they will increase inflation, but they will not increase output because the aggregate supply curve for the classicals is vertical. Right. तो अब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी तो बड़ी डिटेल में पढ़ा दी थी, आज जरा थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी को भी जो है वो थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं. ठीक हो गया, तो राइट, अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या चीज है. राइट, तो फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, taxes, tax collections or tax cuts and expenditure or spending to influence a country's economy. ठीक है, तो हुकूमत ने अगर किसी किस्म की भी स्पेंडिंग करनी है तो उसको जो है वो फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. अच्छा, अब जो टाइट फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर हुकूमत क्या करती है कि अपना एक्सपेंडिचर बहुत लो रखती है. इट्स नॉट जस्ट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक मिनिमल एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, लेकिन उसको कहा जाता है स्मॉल गवर्नमेंट है ऑल्सो ना, कि भाई गवर्नमेंट का साइज ही, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट ही बहुत कम है. एक साइज है हुकूमत का, ठीक है, एक हुकूमत का साइज है, वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती. प्राइवेट सेक्टर के लिए बस जो है ना वो क्रिएट करती है सिचुएशन, ज्यादा से ज्यादा एरियाज के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है, लोग अपनी एफर्ट से, अपने बिजनेस से, खुद से जो है वो प्रोडक्शन करें और हुकूमत को प्रोडक्शन ना करनी पड़े. ये तो हो गई एक स्मॉल, एक टाइट फिस्कल पॉलिसी.
جبکہ ایکسپینڈیچرز اس کے کم ہوں گے اور اسی لیے اس کو ان کو میٹ کرنے کے لیے کم ٹیکسیشن کرنی پڑے گی، کم بوروئنگ کرنی پڑے گی. آن دی ادر ہینڈ ان کنٹریز لائک پاکستان جہاں پہ حکومت نے اسپینڈ کرنا ہے آن دی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے، پروجیکٹس چلانے ہیں لوگوں کی ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، ان کی سوشل سیکورٹی کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، لیکن اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر ہے پھر وہ اس کو ریونیو کلیکشنز کرنی پڑے گی. فسکل پالیسی کین بی ڈسٹنگوشڈ فرام مانیٹری پالیسی ان دیٹ فسکل پالیسی ڈیلز ود ٹیکسیشن اینڈ گورنمنٹ اسپینڈنگ. ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ اسپینڈنگ اور ٹیکسیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اینڈ از آفن ایڈمنسٹرڈ بائی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. سو یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ فسکل پالیسی کو مرتب کرتی ہے. پاکستان کے اندر جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے وہ آپ کا فائنانس کا جو منسٹری آف فائنانس ہے دیٹ از ڈیلنگ ود دیٹ. لیکن اور بہت سارے دوسرے ہمارے ملک کے اندر ویری امپورٹنٹ فسکل پالیسی کے لیے جو ادارے ہیں وہ ایک تو آپ کا ایف بی آر جو کلیکشن کرتا ہے، فیڈرل بیورو آف ریونیو، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس کی کلیکشن کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے حکومت اٹ سیلف جو ہے وہ ایک پلاننگ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم پلاننگ کمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پلاننگ کمیشن، سو منسٹری آف فائنانس ہو گیا آپ کا، پلاننگ کمیشن ہو گیا آپ کا، ایف پی آر ہو گیا. یہ سارے ادارے مل کے فسکل پالیسی کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بہت اور امپورٹنٹ کمپوننٹ آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ وہ اتنا زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی لیکن امپورٹنٹ بہت ہے، وہ ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھے کیونکہ پالیسی جب کوئی بھی مرتب کرنی ہوتی ہے تو اسٹیٹسٹکس کو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے اٹھایا جاتا ہے. تو پلاننگ کے لیے فسکل پالیسی کی پلاننگ کے لیے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی امپورٹنٹ ہے. تو کون کون سے ہو گئے آپ کے؟ آپ کا ہو گیا منسٹری آف فائنانس، ہو گیا آپ کا پلاننگ کمیشن، ہو گیا آپ کا ایف پی آر، ہو گیا آپ کا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو گیا. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی سینٹ کے اندر، جو کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے ایک آپ کا بہت امپورٹنٹ، یس دیٹس منسٹری آف کامرس ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. پھر آپ کی کچھ اس کے کمپوننٹس جیسے کہ آپ کی لیبر کا ہے، دیٹس آلسو ویری ویری ریلیونٹ. سو نیئرلی آل دا منسٹریز جو آپ کی ہیں اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی فسکل پالیسی پہ. لیکن دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ، ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو میں نے آپ کو ساری بتائے، یہ ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ان کا مل کے امپیکٹ ہوتا ہے آن دی فسکل پالیسی کہ کتنا ریونیو کلیکشن ہوگا اور وہ کہاں خرچ ہوگا. ٹھیک ہے، کتنا ریونیو کلیکٹ ہوگا، کتنی بوروئنگ ہوگی اور وہ کہاں خرچ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ڈٹرمن جب کیا جاتا ہے تو دیٹس آل فسکل پالیسی. سو اٹ انوالوز what does it involve? The level and composition of taxation, the extent and composition of spending. ٹھیک ہے، taxation کہاں سے آئے گی اور کس قسم کی ہوگی، اسپینڈنگ کہاں ہوگی. ایک دفعہ وہ خرچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے گا، وہ چیز فسکل پالیسی کا حصہ ہے. یاد رکھو کہ وہ استعمال کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی کہ ویئر ڈز اٹ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے آپ کی نیشنل انکم کو. یہاں پہ ہم نے وہ اکاؤنٹنگ آئیڈینٹی میں نے آپ کو دوبارہ سے دکھائی ہے. اس کے اندر دیکھو جی جو ہے کمپوننٹ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے، وہ تو ہے ہی گورنمنٹ اسپینڈنگ. یعنی کہ بٹ فسکل پالیسی از ناٹ جسٹ جی. ایکچولی جب وہ فسکل پالیسی جو ہے وہ جی کا تو کمپوننٹ ڈائریکٹ ہے، لیکن انویسٹمنٹ اور اس جی کی وجہ سے انویسٹمنٹ، کنزمپشن اور ایکسپورٹس تینوں چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، بڑی کلیئرلی افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سو it not just affects the investment, the consumption, but exports. تو directly بھی impact کرتی ہے spending اور indirect impact on all three components. اور اس کی وجہ سے اگر یہ بڑھے تو a very good case can be made that then that would have an impact on the other components as well, and it will increase the aggregate it would increase the aggregate demand substantially, which can grow the economy. Right.
So, the fiscal policy that increases aggregate demand through an increase in government spending, also called fiscal stimulus, ठीक है? इसको fiscal stimulus भी कई दफा कहते हैं। ये जो आपकी growth in government spending को fiscal stimulus भी कहते हैं। इसको expansionary या loose आपकी fiscal policy कहते हैं, ठीक है? जहाँ पे spending, government spending ज्यादा हो रही हो, उसको fiscal stimulus भी कहते हैं, और expansionary होती है। जहाँ पे government spending कम हो रही हो, जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी जो है खर्चों को कम करने की कोशिश कर रही हो, हर तरीके से डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, हर किस्म के खर्चे कम करने की कोशिश कर रही हो, उसको कहते हैं फिस्कल टाइटनिंग। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये थोड़ी-सी मैंने इसकी हिस्ट्री भी इसके बारे में लिखी है कि ये देखें, ग्रेट डिप्रेशन 1920s के अंदर यूरोप में आया था। इससे पहले जो आपके क्लासिकल्स थे ना, क्लासिकल्स ही वो थे कि जो जिनके के अप्रोच को इम्पोर्टेंट समझा जाता था। वही क्लासिकल्स जो कि बेसिकली हू यूज्ड टू एग्री विद इनविजिबल हैंड एनालिसिस ऑफ एडम स्मिथ, कि जी लीव इट टू इटसेल्फ, वो इनविजिबल हैंड ठीक हो जाएगा। मार्केट्स को सिर्फ, मार्केट अगर कुछ करना है तो ये कि मार्केट्स को बनाओ एज एज परफेक्ट, मार्केट्स के अंदर अगर अगर परफेक्ट कंपटीशन को रिस्टोर किया जाए, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच गवर्नमेंट रियली नीड्स टू डू। इट नीड्स टू टेक केयर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी एंड देन ट्राई टू मेक श्योर दैट द मार्केट्स फंक्शन, एंड इफ द मार्केट्स फंक्शन दे विल डू अ गुड जॉब। लेकिन क्या हुआ कि इस किस्म की पॉलिसी को अडॉप्ट, क्लासिकल्स की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद 1930s के अंदर आ गई ग्रेट डिप्रेशन। 20s में नहीं, 30s में आ गई ग्रेट डिप्रेशन। अब वो ग्रेट डिप्रेशन आ गई तो वो तो इनकी पॉलिसी सारी फेल हो गई है। जो आपकी एडम स्मिथ की अप्रोच थी, जिसको क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, वो फेल हो गई। जब फेल हो गई तो फिर जॉन मेनार्ड किंग्स ने अपनी पूरी जो है वो थ्योरी दी कि भाई क्यों जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है इन द शॉर्ट रन, और क्यों जो है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी शॉर्ट में आप जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। तो ये जो सारा आपका लॉजिक है कि जी एग्रीगेट डिमांड के डिफरेंट कंपोनेंट्स, सब कुछ जो है ना, ये बेसिकली कीन्स की थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो फिर कीन्स की थ्योरी हो गई बहुत ज्यादा पॉपुलर, बड़े साल जो है वो कीन्स जो था वो उसकी जो इकोनॉमिक्स थी उसी को जो था वो समझा जाता था दैट this is the kind of economics which is really beneficial for economies। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रिसेशंस आना शुरू हुई, यूरोप और अमेरिका के अंदर भी रिसेशंस आना शुरू हुई, यानी कि डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और उसके अलावा क्या है कि बोरोइंग बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि डेट जो थी वो अनबिलीवेबल डेट्स होनी शुरू हो गई इन दी इन दी इकोनॉमीज जो कि अनसस्टेनेबल थी। ठीक है? तो फिर से अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट्स आने की कोशिश की, जिसका फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो गई इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और आपकी आउटपुट भी नहीं बढ़ रही, स्टैगफ्लेशन, इस किस्म के मसले आने शुरू हो गए। तो फिर वापस लोग जो है ना वापस गए, लेट्स से यू नो दे वेंट बैक। ठीक है? दे वेंट बैक इनटू मिड 90s के अंदर दोबारा से ना, मिड 90s के अंदर दोबारा से थैचर आ गई यूके में, और यूएस के अंदर भी जो था वो कंजर्वेटिव्स वापस आ गए। रोनाल्ड रेगन, या रोनाल्ड रेगन आ गया 90s में, और थैचर आ गई इन 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 यूके। कहने की बात ये कि ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये जो टू मच स्पेंडिंग है ना, इसको आप कम करें। तो थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी, लेकिन इकोनॉमीज को उन्होंने दोबारा से उसकी जो लेवल ऑफ डेट है और आपकी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वो दोबारा से इट वेंट बैक टू दी न्यू क्लासिकल्स, यानी उन लोगों की लॉजिक वो थी जो कि क्लासिकल से क्लोज थ्री। ऑफ कोर्स उन्होंने उसमें चीजें ऐड की। तो ये है इसकी पूरी हिस्ट्री। तो आज एज वी स्पीक राइट नाउ, इन दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर है जो कि रिकमेंड किया जाता है। क्लासिकल और केन्सियन जो थेरीज है उनका काइंड ऑफ मिक्सचर जो है वो रिकमेंड किया जाता है। अब ये हर इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट की सवाबदीद है, उसकी थिंकिंग है कि वो उसकी उसकी जो उसकी वो ज्यादा
कीजियंस के साथ एग्री करता हो या ज़्यादा क्लासिकल्स के साथ एग्री करता हो, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग सोचें कि कौन-सा पर्सपेक्टिव जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है। तो आपकी लीनिंग जो है वो किस तरफ है टुवर्ड्स द क्लासिकल के, ज़्यादा स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए कि कम, ये तो एनीवे इट्स कैन बी it's up to the individual economists. But at the moment, a kind of a mixture between these two is recommended. और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन आप में से वो लोग जो कि शायद किसी लेवल पे जाके इसको स्टडी करो, तो वो है इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। पर्सनली मैं बहुत बड़ी एक एडवोकेट हूँ ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। एनीवे वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही। बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त जो रिकमेंड किया जाता है वो किन्सियंस और क्लासिकल्स के मिक्सचर ऑफ बोथ, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल्स। ओके, सो गोल्स कौन से हैं? ये 5 E's हैं गोल्स, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का लॉन्ग टर्म गोल वही है 5: इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ, economic stability, economic development, efficient allocations, and last is आपकी employment। वही गोल्स हैं दोनों के, फिस्कल पॉलिसी के भी। हाँ, उसके अलावा फिस्कल पॉलिसी के कुछ और गोल्स भी हैं। ये तो 5 के वो गोल्स हैं ना जो कि दोनों के सिमिलर है, और इसी तरह मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के भी बताए थे कि ये इन इन 5 गोल्स के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ अपने गोल्स भी हैं। तो इसी तरह फिस्कल पॉलिसी के ये गोल्स तो हैं ही हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल्स तो हैं, उसके अलावा देखें ये और गोल्स भी हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स है, ठीक है? पब्लिक गुड्स मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर ठीक है, रोड का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल दीज ग्रुप्स इसमें पब्लिक गुड्स में ये उसकी अवेलेबिलिटी है। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल है फिस्कल पॉलिसी का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फिर सेक्टोरल इम्बैलेंसेस को चेक करना, यानी कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर बहुत पीछे रह जाता है, उसको सामने किस तरह लेके आना है, फिर बिजनेस ग्रोथ, ये तो है ही है। अच्छा, उसके अलावा फिस्कल पॉलिसी लेस डेवलपिंग कंट्रीज में इट आल्सो डिजायर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, और इसलिए वो हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन और एजुकेशन के अंदर भी डेवलपिंग कंट्रीज की हुकूमतें स्पेंड करती हैं, उसके लिए भी फिस्कल पॉलिसी का ही टूल है। और फिस्कल पॉलिसी की फंडिंग कैसे होती है? जो मैं पहले बता रही हूँ, दोबारा से लिख रही हूँ, टैक्सेशन से, बोरोइंग से। बोरोइंग कैसे की जाती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब ये याद रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू गवर्नमेंट करती है, लेकिन एक्चुअली वो स्टेट बैंक है जो कि उसको मॉनिटर और कंट्रोल करता है, लेकिन ये उसकी बोरोइंग है। तो वो ना सिर्फ इंटरनल बल्कि वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्सेस से, जो कर्जे का सारा मसला है ना, ये सारा का सारा ये बोरोइंग की वजह से आता है। और टैक्सेशन का भी हमारा निज़ाम जो है वो अगर तो बहुत इफेक्टिव हो, यानी कि जितने पैसे लिए जाएं वो एक्चुअली लोगों पे खर्च कर दिए जाए, बहुत कमाल की बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर वी हैव इश्यूज विद आवर टैक्सेशन सिस्टम, जिसकी वजह से टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते। बोरोइंग जो है, देन अगेन दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और हम देखेंगे कि बोरोइंग का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। तो आज के लिए मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। इन टुमारोज लेक्चर देन इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, और हम जो है वो फिस्कल पॉलिसी को कि देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्राउडिंग आउट क्या चीज़ है। सो ये जो है ये असाइनमेंट नंबर 8 जो अभी मैं आपको दूंगी, तो उसको इसके ऊपर असाइनमेंट नंबर 8 बनानी होगी, ठीक है? तो असाइनमेंट 8 को मैं अगले हफ्ते डिस्कस करूंगी आपके साथ इन डिटेल। अभी आप असाइनमेंट 7 मॉनेटरी पॉलिसी वाली बनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।